हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स का महामैराथन क्लास होगा। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जितना भी चैप्टर है, उस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आपके अगर एग्ज़ाम देंगे इस बार बिहार बोर्ड का, तो उसके लिए मैथमेटिक्स सबसे लोग समझता है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ आप ये वीडियो देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आप मैथ से डरते हैं और अभी तक आपका मैथ का कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो ये वीडियो देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आपका जितना भी समस्या है लगभग में इस वीडियो में समस्या क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला जो आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन इसमें आज रिकवर करेंगे। ठीक ना। पहला क्वेश्चन बनेगा वास्तविक संख्या से, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो सब पता है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इस और एक आपका क्वेश्चन बनेगा आभास संख्याओं को लेकर के। निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है? आभास संख्याओं को लेकर के आभास संख्या में क्या पूछे? ऑप्शन दे देगा, जैसे कि 26 ऑप्शन दे देगा, आपका 28 ऑप्शन दे देगा, 21 ऑप्शन दे देगा, 29। आपको पूछेगा इसमें से कौन आभास संख्या है, तो आपको पता होगा आभास संख्या वो संख्या है जिनका भाज्य जो है केवल और केवल 2 ही होता है। तो इनका अगर भाज्य देखा जाए तो एक हो गया, एक हो गया 13 और एक हो गया 26, यानी इसका 2 से अधिक हो गया। ठीक, अगर 28 का बात किया जाए तो 2 है ना, 7 है, 14 है, तो 1 से अधिक हो गया, ये भी आभास संख्या नहीं है। 21 का अगर बात किया जाए तो 21 जो है 3 से भी विभाजित होता है, 1 से भी विभाजित होता है, 7 से भी और 21 से, ये भी नहीं हो गया। लेकिन अगर 29 का अगर बात किया जाए तो 29 जो है ना केवल और केवल 1 से और केवल 29 से ही विभाजित होता है। तो हमने क्या बताया, आभास संख्या वो संख्या है जो स्वयं से और 1 से ही विभाजित हो, वो आभास संख्या है। तो 29 क्या है? आभास संख्या। आभास संख्या का और ऑप्शन में क्या होता है? 41 भी अपने से विभाजित होगा या तो स्वयं से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए 19, ये भी एक आभास संख्या है, अपने से विभाजित होता है या 1 से विभाजित होगा। ठीक ना। ऐसे कि अगर आगे देखेंगे तो 23 है, ये भी एक आभास संख्या है। आगे अगर देखेंगे तो 31 है, ये भी आभास संख्या है। ठीक ना। इस प्रकार से 43, ये भी एक आभास संख्या है। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन में दिखाई दे निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है, तो आप जरूर ये क्वेश्चन आप मिस नहीं करिएगा। ठीक, एक आभास संख्या आपको पूछेगा सबसे छोटी आभास संख्या क्या कौन है? सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या कौन है? तो सबसे छोटी आभास संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी आभास संख्या कौन है? 2 है। ठीक ना। अच्छा, एक बात और आपको क्वेश्चन में पूछेगा नेक्स्ट, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या को लेकर, ये भी सबसे छोटी। ऑप्शन में क्या होगा? 2, ऑप्शन में होगा 3, ऑप्शन में होगा 4, ऑप्शन में होगा 5। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो इसमें से कौन होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बहुत जो है ये 2 मान करके आ जाता है, जबकि ये 2 क्या है? गलत है। सबसे छोटी भाज्य जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 ही होता है। तो 4 से ही स्टार्ट होता है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। एक और क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल, अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? देखो, सबसे छोटी क्या भाज्य संख्या, तो कितना हो गया? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कितना हो गया? 2। इनका गुणनफल क्या होगा? 4 दूने 8। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? क्या? तो गुणनफल कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणनफल सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
वास्तविक संख्या से और क्वेश्चन मिलेगा। 8 का पावर 0 और 2 के पावर 0 है, इसका मान क्या बताइए क्या होगा। तो आपको पता होगा 8 के पावर, कोई भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1। 2 का अगर पावर 0 है तो इसका भी मान क्या होगा 1। तो 8 का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1, और 2 का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1। तो इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 1। चलिए दूसरा, इसी प्रकार से 6 के पावर अगर 0 है और गुना 3 के पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा। तो अभी हमने सीखा 6 के पावर 0 है तो क्या होगा 1, और 3 के पावर 0 है तो क्या होगा 1। इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो आशा करते हैं आप इनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक, पूछेगा क्वेश्चन √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। √12 का, तो √12 का परिमेयीकरण गुणांक अगर बात किया जाए तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√3, इनका वर्गमूल हो जाएगा 2, इसका वर्गमूल होगा नहीं क्योंकि जोड़ा इसका मिला है नहीं, तो 2√3। आपके ऑप्शन में क्या मारेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं हुआ √3 वो मार के आएंगे। चलिए एक ऑप्शन दे करके बता रहे हैं, जैसे कि अगर बात किया जाए दूसरा 18, √18 का क्या होगा परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। चलिए हमने क्या बताया, 18 का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 9 में 18, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, तो इसका क्या हो जाएगा 3√2। ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन ए में 3√2, ऑप्शन बी में क्या रहेगा √2, ऑप्शन सी में रहेगा √3, ऑप्शन डी में रहेगा √5। अब बताइए क्या होगा। हमने क्या बताया, जिनका वर्गमूल नहीं होता है वो क्या होता है परिमेयीकरण का गुणांक होता है। क्या होता है परिमेयीकरण का गुणांक। तो देखिए √3 का वर्गमूल हो गया तो ये तो होगा नहीं आंसर, तो √2 बच गया, तो √2 जो ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ए करेक्ट आंसर। लेकिन बहुत क्या करता है, ये ऑप्शन मार के आ जाता है, कहता है मेरा सही था, लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि ये परिमेयीकरण गुणांक बात किया जाए तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो परिमेयीकरण इनका क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा, तो √2 इनका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ अंक चेंज हो सकता है लेकिन सेम यही क्वेश्चन आएगा, इसी प्रकार से आएगा, पैटर्न यही रहेगा। प्रत्येक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार को देखने को मिल रहा होगा। 100 ऑब्जेक्टिव हैं, क्वेश्चन कहाँ से लाएगा बताइए आप ही। तो 64 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 16 क्या हो जाएगा 2 32 क्या हो जाएगा 64, 2 16 32, 2 8 क्या हो जाएगा 16, 2 4 क्या हो जाएगा 8, 2 2 क्या हो जाएगा 4। इसमें 2 का अधिकतम घात पूछ रहे हैं तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन जो होगा 6 उसमें टिक मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बनता है, क्वेश्चन ये बनता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। क्या पूछता है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का नियम क्या क्या है पता होगा आप लोगों को। पहला नियम है अगर किसी x का घात अगर बट्टा में है तो बहुपद नहीं है, अगर किसी x का घात रूट में है तो बहुपद नहीं है, किसी x का घात अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं है। इन तीनों नियम में जो भी आएगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। आपके एग्जाम में ज़्यादातर ऑप्शन ये मिलता है 1/x, एक x जोड़ 1/x, तो ये ऐसा ही देता है लोग बहुपद पे मार कर ये, जबकि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो x जोड़ ये x का और -1 हो जाएगा। तो x का घातांक का नियम आपको पता होगा, a 1/a है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/-1, ये घातांक का नियम के अनुसार। तो ये क्या हो गया x का पावर जब भी माइनस हो गया तो ये बहुपद नहीं हुआ, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ दे देगा आपको a जोड़ 1/a, ये बहुपद है या नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। अंक यहाँ चेंज हो गया, 1 जोड़ a
क्या हो जाएगा, 1 ये बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से अंक चेंज करके दे देगा, y जोड़ 1/y हो जाएगा, तो y प्लस y का पावर क्या हो जाएगा, -1, तो ये बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार के एग्जाम में अगर आपको बहुपद नहीं होने से क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर बना देंगे। अब क्यों मैं एक ऑप्शन देकर क्वेश्चन देता हूँ बहुपद नहीं होने का, बताइए कौन बहुपद नहीं है। अगर सीख गए तो ज़रूर बना दीजिएगा, बहुपद नहीं है। चलिए ऑप्शन ए में देते हैं आपको x² + 8x - 6। ऑप्शन बी में देते हैं x - 2 + 6x - 3। ऑप्शन सी में x² + -6। ऑप्शन डी में x3 - 6 4x² - 3। ठीक ना, इसमें से बहुपद कौन नहीं है बताइए, सिंपल सा है। इसमें x का पावर पूर्ण संख्या में तो ये बहुपद है, इसका भी x का पावर पूर्ण संख्या में बहुपद, इसका भी पूर्ण संख्या। लेकिन ये जो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है x का पावर पूर्ण संख्या में नहीं है। ठीक ना, यहाँ देख लीजिए माइनस में आ गया। तो हमने सीखा जो पावर अगर माइनस में हो, पावर अगर रूट में हो, x का पावर अगर बट्टे में हो तो ये बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से एग्जाम में अगर आता है तो ज़रूर बना के आ जाइएगा, आशा है। चलिए, कई बार एग्जाम में परिसर से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। परिसर जैसे कि अंक दिया होगा 6, 3, 5, 2, 8 एवं 10 का परिसर क्या होगा, 10 का परिसर क्या होगा। देख लीजिए 6, 3, 5, 2, 8 क्या करता है स्टूडेंट सब, यहीं तक पढ़ता है और एवं 10 को ही नहीं पढ़ता है जो आगे क्या लिखा है और परिसर बना देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी इसी में शामिल है, इसको भी पढ़ना है। 6, 3, 5, 2, 8 एवं 10 का क्या परिसर होगा। तो परिसर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, परिसर बड़ा होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी जो बड़ा है इसमें से सबसे बड़ा वो 10 है और इसमें से लोएस्ट नहीं, सबसे छोटा है वो 2 है, उसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8, 2, 6, 5, 3 एवं 9 का परिसर ज्ञात करें। 9 का परिसर होगा तो आप ये कमेंट बॉक्स में फटाफट छापिए तो क्या होगा। तो इसमें से देखिए सबसे बड़ा क्या है, परिसर यानी 9 है, तो सबसे बड़ा क्या है 9। इसमें से सबसे छोटा क्या है 2, तो 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7। ठीक ना, अगर परिसर से क्वेश्चन पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। ठीक ना, चलिए आगे देखेंगे। आपके एग्जाम में समांतर माध्य से क्वेश्चन आता है कि किसे, समांतर माध्य। क्वेश्चन कैसा होगा, ऐसे होगा 6 और 8 का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य बताओ। सिंपल है, ये सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल हलवा वाला क्वेश्चन है। 6 और +8 को जोड़ देंगे और बट्टा 2 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य। 8 6 क्या हो जाएगा 14, 14/2 क्या हो जाएगा 7, सिंपल। इसी प्रकार से अगर आप 8 एवं 10 का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य बताओ क्या होगा 8 और 10 का। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट छापिए क्या होगा 8 और 10 का समांतर माध्य। तो 8 प्लस क्या हो जाएगा 10 बट्टा क्या हो जाएगा 8 10 और क्या 8 18 हो गया, बट्टा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो 8 और 10 का समांतर माध्य क्या हो गया 9। ये कमेंट बॉक्स में छापिए, हम नहीं बनाएंगे। 8 एवं 12 का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा। अगर समांतर माध्य से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ज़रूर बना के आइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपके एग्ज़ाम में माध्य से और माध्यक से और बहुलक से, इस तीनों में से एक तो ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। इनका ऑब्जेक्टिव तो प्रत्येक साल देता है। तो सबसे पहले माध्य में देखेंगे तो 2, 3, 6, 5, 2, 8 का क्या होगा, माध्य निकाले, माध्य निकाल। ठीक ना, एकदम सिंपल है। 2, 3, 6, 5, 2, 8 का माध्य निकाले। तो इनको क्या करेंगे, हम सबसे पहले जोड़ देंगे। 2 + 3 + 6 + 5 + 2 + 8 जितना संख्या हो 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 क्या कर देंगे बट्टा में रख देंगे, तो कितना होगा 3 2 5, 5 6 11, 11 अच्छा 11 5 16, 16 2 क्या हो गया 17 18, 18 2 20 अच्छा 26, 26 बटा क्या हो जाएगा 6। एक बार फिर से रिकाउंट करिए 3 2 5, 5 6 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 और 2 20 अच्छे 26। इसको क्या करेंगे हम काट देंगे, तो क्या हो जाएगा 13 और क्या हो जाएगा 3। इसको अच्छे से काटेंगे दशमलव प्रसारण में, तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12 1 ठीक ना, तो 3 चौके क्या हो जाएगा 12, तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना। ये आपका क्या हो गया माध्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से इनका क्या निकालेंगे, अब माध्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे माध्यक। माध्यक निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। क्या सजाना पड़ेगा आरोही क्रम में। ये क्या निकला माध्य 4.4। आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, तो इसमें छोटा वाला क्या 2, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 6 ठीक ना, उसके बाद क्या है 8 है। चलिए तो माध्यक यानी ये माध्य सीख गए आप लोग। अब माध्यक देखिए, तो ये 3 इधर कर देंगे, 3 इधर कर देंगे, तो बीच में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि बिचले वाला जो बीच में का होता है वही माध्य होता है। तो करेंगे क्या 2 इधर का हटाएंगे, 2 इधर का हटाएंगे, ये जो दोनों बच्चा यानी 3 + 5 इसको डिवाइड 2 से कर दीजिए, आपका माध्यक निकल के तैयार हो गया। तो 5 और 3 क्या हो गया 8, 8 का बटा 2 यानी क्या हो जाएगा 4। तो माध्यक क्या निकला, माध्यक 4 निकला। इसको हम माध्यिका भी कह सकते हैं, माध्यक को क्या कह सकते हैं माध्यिका। तो माध्यक का कितना निकला 4 निकला, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुलक, इसमें से देखिए ज़्यादा बार कौन आया है, इसमें ज़्यादा बार 2 ही आया है, 2 बार है, और नहीं था कोई एक ही बार सब आया है। तो बहुलक कितना 2, तो लिख देंगे बहुलक क्या निकला, बहुलक निकला 2। माध्यक बहुलक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ इसमें दशमलव प्रसारण मिस हो गया, इसको क्या करेंगे 3 चौके हो गया 12, 1 13 क्या हो जाएगा 3 तिया 9 ठीक ना, ये लगभग में ठीक ना, ये सही है ठीक ना। मिस यहाँ हो गया था ठीक। आगे देखेंगे एक संख्या होगा P तथा Q, इसमें पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा SCF। इन दोनों संख्या में क्या होगा SCF। इसमें आप बताइए, इस दोनों में SCF प्रत्येक बार एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो SCF पूछे तो कितना 1, क्योंकि इसमें कॉमन एक ही आ सकता है और कोई दूसरा संख्या नहीं आ सकता। लेकिन यही दोहरा कर अगर पूछ देगा इनका LCM क्या होगा, तो LCM क्या हो जाएगा P × Q, या तो ये ऑप्शन में होगा या तो PQ होगा ठीक ना। तो SCF पूछा तो 1, LCM पूछा तो PQ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ PQ की जगह संख्या बदल करके क्या देता है A तथा B के पूछेगा, इसका LCM बताओ क्या है। ये दोनों संख्या A और B है, तो इसका LCM क्या होगा, तो LCM पूछेगा तो वही होगा A × B या तो AB ठीक ना, दोनों एक ही हैं, ये A × B ये भी A × B। अगर इसका SCF अगर पूछ दे तो ये भी इसका SCF क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा। आशा करते ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। आपके एग्जाम में शांत और अशांत से क्वेश्चन जरूर एक आता है, शांत और अशांत ठीक ना। देखेंगे शांत होने का नियम। सबसे पहले शांत होने का नियम क्या है, शांत होने का नियम है कोई संख्या 2 की पावर n एवं 5 की पावर m के रूप में है तो क्या है रूप में है तो शांत है। कैसे, उदाहरण बताइए। तो उदाहरण जैसे कि अब बात किया जाए 1 बट्टे क्या हो जाएगा 8 ठीक ना। इसको अगर हम काटेंगे तो LCM निकालेंगे 8 का, तो क्या निकलेगा 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या निकलेगा 2 का पावर कितना निकल गया 3। तो 2 के पावर 3 के रूप में है, तो 2 के पावर n के रूप में है, तो क्या है ये शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कैसे करेंगे, दशमलव प्रसार ज्ञात ये आपके सब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। 2 के पावर अगर 3 है तो बिना लंबी विभाजन के इसको कैसे करेंगे, तो 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 के पावर 3 है तो बराबर रहने के लिए 5 के पावर m होना चाहिए, तो ऊपर भी 5 के पावर क्या कर देंगे 3, तो 5 × 5 × क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 × 10, 10 के पावर क्या हो जाएगा 3, 25 25 25 क्या हो जाएगा
25 पंचे हो जाएगा 125, 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, ठीक ना। 10 के पावर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो एक हो गया 5, एक हो गया 2, एक हो गया 1.0। ये आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम में परमेय और अपरमेय, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से जरूर एक क्वेश्चन बनता है, परमेय और अपरमेय, ठीक ना। परमेय सबसे पहले जान लेते हैं, जो पी बट्टा क्यू के रूप में होता है वो परमेय संख्या है। क्यू इजिकल हर जीरो नहीं हो तो अपरमेय अधिपरमेय संख्या है, ठीक ना। इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, गुणनखंड ना हो, ये सब क्या है परमेय संख्या, ठीक ना। और परमेय संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, जैसे हो गया √3, जैसे हो गया √7, जैसे हो गया √11, जैसे हो गया √5, जैसे हो गया पाई, ये पाई माइनस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पाई बट्टे हो जाएगा 3, ये सब क्या है अपरमेय संख्या, जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक ना। अगर यहाँ बात किया जाए पाई का मान जो 22/7 होता है, ये क्या है, तो ये परमेय संख्या, ये क्या है परमेय संख्या। लेकिन सिंपल अगर पाई पूछे तो पाई क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या, ये बात आपको याद रखना। कई बार क्या एग्जाम में दे देता है 1/4, अब बताइए √1/4 कौन संख्या है, तो आप कहेगा ये अपरमेय है, ये अपरमेय नहीं है, ये परमेय संख्या। कैसे, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो ये रूट से हट गया तो ये क्या बन गया परमेय संख्या। तो इस प्रकार के एग्जाम में अगर कई बार दे देता है √36/64, बताइए ये परमेय संख्या की अपरमेय। तो रूट देख करके अपरमेय नहीं मानना है, देखेंगे उसका वर्गमूल हो रहा है कि नहीं। तो 36 का वर्गमूल हो गया 6 और 64 का वर्गमूल क्या हो गया 8, तो ये क्या है, ये परमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए परमेय और अपरमेय में, ठीक ना। कई बार आपके एग्जाम में देखेगा x + 6, इनका पूछेगा इनका शून्यक बताओ क्या होगा, एकदम सिंपल, बताइए इनका शून्यक। तो x + 6 बराबर नहीं तो क्या है 0, तो x बराबर क्या प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया शून्यक, सिंपल। इसी प्रकार से दे दे आपका 2x - 7 = 0, इनका शून्यक निकाले, इनका शून्यक क्या होगा शून्यक, तो सिंपल है 2x - 7 बराबर क्या हो जाएगा 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा इधर माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर 7/2 क्या हो जाएगा 2, सिंपल है। इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है, कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से अगर आपके क्वेश्चन में अगर ये रहे x² - 3 = 0, इनका शून्यक निम्नलिखित में कौन है, इनका शून्यक बताओ। तो इनका शून्यक क्या है, इनका शून्यक अगर निकालेंगे तो x² - 3 बराबर क्या है 0, तो x² माइनस तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा √3, तो एक x का मान प्लस में निकला √3 और x का मान एक माइनस में निकला √3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन में होगा √3 और -3 वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये आपका शून्य का पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे आगे आपके एग्जाम में बहुपद का कभी कभी क्या पूछ देता है, बहुपद का घात। बहुपद का घात जैसे कि x² हो -6x हो +9 हो, इसमें पूछेगा इसमें बहुपद का घात कितना है, तो आप देख लीजिए बहुपद का घात कितना है 2, ठीक ना। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछेगा द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है 2। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में होगा रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, रैखिक बहुपद का घात, तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछेगा त्रिघात बहुपद का घात कैसे होता कितना होता है, त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, त्रिघात बहुपद का घात, तो त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है 1। इसी प्रकार से आपके पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछता है, आपके एग्जाम में पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितने होते हैं, शून्यकों की संख्या, तब पता होगा द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है 2, ठीक ना। इस प्रकार से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप ऑप्शन में सीधा सीधे कोई ऑप्शन में होगा, क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण का क्या होगा? व्यापक रूप। इस प्रकार से अगर बात किया जाए त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप, त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात समीकरण का अगर बात किया जाए व्यापक रूप है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा? d, ये हो जाएगा त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक, आगे देखेंगे। एक आपके एग्जाम में पूछेगा द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ठीक ना। इसी पर एक क्वेश्चन पूछेगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना है? 2 है, एवं गुणनफल एवं गुणनफल क्या है? गुणनफल क्या है? 4 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा। तो वही इसी पे सिंपल है, क्वेश्चन में इसी सूत्र में बैठा देंगे, द्विघात बहुपद के सूत्र बन जाएगा। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ठीक ना, अल्फ़ा x² यहाँ है x², अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? 2 है, और अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना है? 4, तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना है? 4, तो अल्फ़ा जो बीटा का मान कितना है? 2, तो यहाँ हो गया 2, सिंपल है। x अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना है? 4, तो 4, तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा? 4। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होगा 2 शून्यक, 2 शून्यक, एक दिया होगा 3 एवं दूसरा दिया होगा 5 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद एकदम सिंपल है। अभी हमने क्या बताया? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या बताया? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। x², ये जो शून्यक है, सॉरी ये क्या है? शून्यक है, तो शून्यक अल्फ़ा का मान कितना है? 3, और बीटा का मान कितना है? 5। तो अल्फ़ा जो बीटा का मान नहीं है, अल्फ़ा का मान अलग है और बीटा का, क्योंकि 2 शून्यक है। इससे पहले क्या था? मूलों का योगफल और गुणनफल, जो कि मूलों का योगफल अल्फ़ा और बीटा मिला करके होता है, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा होता है। ठीक ना, तो x² माइनस अल्फ़ा का मान कितना है? 3, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा का मान कितना है? 5, तो 5, यहाँ x, तो x, अल्फ़ा का मान कितना है? 3, और बीटा का मान कितना है? 5, एकदम सिंपल। ये हो गया x² माइनस 5 और 3 क्या हो गया? 8, ये हो जाएगा 8x, अब प्लस 5 दिया क्या हो जाएगा? 15। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, x² माइनस 4x प्लस 1, इसमें पूछेगा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें से और पूछेगा अल्फ़ा गुने बीटा, दोनों बता देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अगर पूछे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो a और b, तो b क्या है? -4, तो यह हो जाएगा -4। a का मान x मान 1 हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस 4, 4/1 यानी क्या हो जाएगा? 4। ये अल्फ़ा जो बीटा, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अल्फ़ा गुने बीटा पूछे तो ये तो सबको आता है, अल्फ़ा गुने बीटा क्या होता है? c/a। तो सिंपल है a b c का मान 1 है और क्या है? a का मान भी क्या है? 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। इसी में से क्वेश्चन आएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान बताओ क्या होगा? तो 1/अल्फ़ा जो 1/बीटा का मान क्या होता है? -b/c होता है। क्या होता है? -b/c। तो a b c का मान सॉरी b, तो माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है,
ठीक ना, माइनस बी है और ए का मान एक्स मान क्या हो गया 1 हो गया, तो माइनस को माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/1 यानी क्या हो जाएगा 4। तो अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान कितना निकला 4 निकला, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुने जी एक्स और पी एक्स का घात जो है 6 है, जी एक्स का घात 2 है, तो पी एक्स बट्टे जी एक्स का मान क्या होगा, इसका घात क्या होगा। तो क्या करेगा, क्या करेगा, पी एक्स का मान कितना दिया है, पी एक्स का मान यहाँ है 6 और जी एक्स का मान कितना दिया है 2, इसको काट देगा 3 निकाल देगा, जबकि ये क्या है गलत, ऐसा नहीं बनेगा। इसको क्या करेंगे, पी एक्स का मान 6 है, ठीक है 6 दिए, जी एक्स का मान कितना है 2 है 2 दिए, लेकिन 6 में से 2 घट जाएगा और निकल जाएगा क्या 4 निकलेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कभी भी बट्टे काट लिएगा नहीं, क्योंकि ये इधर होके घटेगा, क्या करेगा घटेगा, तो 6 में से 2 घटा के क्या होगा 4। इसी प्रकार से अगर घात यहाँ 8 दे दे और यहाँ जो है घात कितना दे दे 2 है तो 4 दे दे मान के चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/4, ठीक ना। लेकिन 8/4 काट के 2 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 8 - 4 बराबर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं ये भी आप अच्छे तरह से समझ गएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे देखेंगे, आज प्रायिकता में क्या देखेंगे, प्रायिकता। तो प्रायिकता में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने का मान कितना होता है 1, पहला हो गया। दूसरा होगा प्रायिकता का अधिकतम, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, ये 1 होता है, ठीक ना। प्रायिकता का अधिकतम मान आपसे पूछेगा असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगा, इनका अगर बात किया जाए प्रायिकता तो क्या होता है 0, ठीक है। अगर पूछे प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान होता है क्या होता है 0। अब प्रायिकता का अधिकतम मान पूछे, अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना होता है, वो होता है 1। निम्नलिखित में आप बताइए कौन प्रायिकता है, इसमें से कौन प्रायिकता है, एक है 1.2, इसमें पूछेगा आपको प्रायिकता नहीं है 0.56, ऑप्शन सी में रहेगा 0.3 और 9, ऑप्शन डी में रहेगा 1। बताइए इसमें से कौन प्रायिकता नहीं है। देखिए 1 से कम है 0.56 है तो प्रायिकता है, ये भी 1 से कम है 3.9 है प्रायिकता है, ये भी 1 है प्रायिकता है, लेकिन ये 1 से अधिक हो गए 1.2 है, तो 1 से अधिक वाला प्रायिकता नहीं ना है, तो आंख मूंद के मान दीजिएगा ये प्रायिकता नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रायिकता में एक पूछेगा मैच है, अगर जीतने का चांस अगर 0.3 है तो हारने का चांस क्या होगा, तो हारने का चांस क्या होगा बताइए आप लोग, हारने का चांस होगा 0.7, क्योंकि दोनों का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक ना। अगर किसी अनुमान लगाओ जो कल वर्षा होने का चांस 0.8% है, 0.8% नहीं होने का मान कितना होगा, कल वर्षा होने का मान 0.8 है तो नहीं होने का मान होगा 0.2, क्योंकि दोनों का मान कितना होना चाहिए 1, ठीक ना। तो प्रायिकता होने और नहीं होने का मान कितना होना चाहिए 1, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में होगा मार दीजिएगा। एक बार और देख लेते हैं, प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता कौन नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन ए में है 0.33, ऑप्शन बी में है 0.7, ऑप्शन सी में है 5%, ऑप्शन डी में है 1.3। अब बताइए कौन नहीं है,
चलिए 1 से कम है तो आँख मूंद के मारिएगा, ये परिकता है। ये 1 से कम है 0.7 है तो ये भी परिकता है। 5% है, ये भी 1 से कम है। पूछेगा कैसे 1 से कम है, तो 5% का बट्टा कितना होता है 1, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 5 1/20। इसको दशमलव प्रसार करेंगे तो 0.10 देंगे नहीं लगेगा, लेकिन और 0 देंगे तो 20×500 तो 0.5, यानी ये भी 1 से कम है, ये भी परिकता है। लेकिन 1 पॉइंट ये क्या हो गया 3, यानी 1 से अधिक हो गया। और जब भी 1 से अधिक है तो ये परिकता नहीं है, हमें परिकता नहीं, यानी नेगेटिव का चीज़ हमें नेगेटिव ढूंढना है, ठीक ना। तो ये परिकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें दिखाई दे रहा है समीकरण में युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 का क्या हल होगा। या तो अद्वितीय हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जान लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, यानी a1/a2 = नोट b1/b2 है, तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल। क्या हो जाएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जिसे हम लोग केवल एक हल कहते हैं, जिसका केवल एक हल निकले, ठीक ना। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, केवल एक हल निकले, ठीक ना। अद्वितीय हल को क्या कहा जाता है, संगत कहा जाता है। अद्वितीय हल को क्या कहा जाता है, संगत कहा जाता है। अगर आपको a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2 हो, अगर तीनों समान एकदम बराबर हो तो ये हो जाएगा समपाती। क्या हो जाएगा समपाती। समपाती का क्या होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल। और समपाती को भी क्या कहा जाता है, संगत कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके एग्जाम में अगर ये आए a1/a2 = b1/b2 = नोट अगर c1/c2 है, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा समांतर। क्या हो जाएगा समांतर। समांतर जिसका कोई हल नहीं, क्या हो जाएगा कोई हल नहीं। जो कोई हल नहीं वो क्या होगा, वो होगा असंगत। क्या हो जाएगा असंगत, ठीक ना। अब देखिए इसमें समीकरण में a1 का मान x माने 1 हो गया, a2 तो a1 x माने 1 हो गया तो ये हो गया 1, a2 का मान कितना है -3, ठीक ना। अब देखिए b1 क्या है b2, तो b1 का मान कितना है 2, अब b2 का मान कितना है -6, इसको काटेंगे 2 1 2 2 3 6, ठीक ना। c1 का मान देखेंगे c1/c2, तो c1 का मान कितना है 5 और c2 मान कितना है 1, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है a1/a2 बराबर b1/b2, a1 और a2 दोनों समान है, लेकिन b1 बराबर है नहीं, b1/b2 सॉरी c1/c2 बराबर नहीं है, ठीक ना। अगर ऐसा अगर हो तो ये तो या तो समांतर होगा, या तो कोई हल नहीं, या तो असंगत। ऑप्शन में क्या है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल तो होगा नहीं, इसमें कोई अद्वितीय हल है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अनंत हल, इसमें अनंत हल है नहीं, ये ऑप्शन कट गया। तो कोई हल नहीं, तो ये भी ऑप्शन में आ रहा है कोई हल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से इससे भी और इससे भी सबसे एक एक क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से किसी न किसी एक में से, तो ज़रूर आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं बना करके आइएगा। चलिए आगे देखेंगे। द्विघात समीकरण से विवेचक में से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए 2x² - 4x + 3 = 0, तो इनका विवेचक क्या होगा। तो विवेचक यानी डी का फॉर्मूला पर बैठाइए, b² - क्या होता है 4ac, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ठीक ना। b का मान कितना है -4, तो -4 स्क्वायर 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, 4 चौक क्या हो गया 16, 4 दूना 8, आखिरी का क्या हो गया 24, 24 में से 16 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 8, तो ये -8 आपका क्या हो जाएगा विवेचक हो जाएगा। दिक्कत नहीं है। चलिए आप अब आते हैं एपी पे। एपी जैसे 2 4 6 8 10, ठीक ना। इसमें पूछेगा सार्वंतर बताइए, ये क्या है एपी। तो ए बराबर प्रथम पद को ए कहा जाता है, तो प्रथम पद कितना है 2 है, सार्वंतर यानी डी,
दूसरा पद यानी 4 में से कितना घटाएंगे 2, तो क्या निकलेगा 2 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए आगे अगर बात किया जाए तो आगे अगर मान के चलिए 3, 6, 9 और 12 है, इसी प्रकार से पूछेगा इनका सार्वंतर बताइए। सार्वंतर क्या होगा, ए बराबर कितना निकलेगा 3, और अगर बात किया जाए डी का मान तो 6 में से क्या घटा देंगे 3, तो कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे, सॉरी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पूछे आपके एग्जाम में 2, उसके बाद क्या पूछेगा a/2 और 3, इसमें पूछेगा सार्वंत ए का मान बताओ क्या होगा, ए का मान ज्ञात करें। ए का मान, ये एपी का क्रमागत 3 पद है, तो क्या दूसरे पद में से, यानी दूसरे पद क्या है a/2 में से क्या घटा देंगे 2, दूसरे पद में से पहला पद घटेगा तब ना, और तीसरे पद 3 में से क्या घटाएंगे a/, क्या निकलेगा 2, तो लघुत्तम होगा 2a-2 दोनों कितना हो जाएगा 4, इनका भी भिन्न करेंगे तो क्या हो जाएगा लघुत्तम 2, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, -2 1 2 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। ए से काट देंगे, कैंसिल हो गया, a-4 बराबर 6 माइनस क्या हो जाएगा ए माइनस, तो इधर का क्या हो जाएगा प्लस, a बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस तो प्लस 4, तो 2a बराबर 6 4 कितना हो गया 10, a बराबर कितना 10/2, तो ए का मान कितना निकल गया 5, ए का मान कितना निकल गया 5, ठीक ना। एपी से और क्वेश्चन आएगा 2, 3, 5, 7 का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद, तो nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो n का मान कितना है 10, तो a 10 बराबर a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1, और डी कितना कैसे निकलते हैं, दूसरे पद इन 3 में से अगर 2 घटा देंगे तो डी का मान 1 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डी का मान कितना है 1, 10 में से 1 घटाएंगे, 1 को 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या 9 9 2 क्या हो जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपके एग्जाम में पूछेगा 3, 5, 7, 10, 3, 5, 7, 9 का 16वां पद क्या होगा, तो 16वां पद ये कमेंट बॉक्स में आप छापिए तो समझेंगे, एपी में कोई दिक्कत नहीं होगा। nवां पद से अगर क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आपके एग्जाम में एपी से एक क्वेश्चन आएगा, प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 है, तो प्रथम पद 2 सार्व अंतर 3 है, तो एपी के 3 पद लिखिए, एपी के 3 पद लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो प्रथम पद ए है तो ए हो गया, और अगला पद लिखेंगे तो डी जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, फिर अगला पद लिखेंगे तो उसमें डी जोड़ेंगे, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, फिर अगला पद निकालेंगे तो 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 11, फिर अगला पद निकालेंगे तो 11 3 क्या हो जाएगा 14, इस प्रकार के 3 कहा तो ये हो जाएगा आंसर। 4, 5, 6, 10, 20 जितना होगा वो क्या करेंगे, प्रथम पद में डी जोड़ते जाएंगे। तो प्रथम पद 2 था तो 2 में 3 जोड़े तो कितना निकल गया 5, फिर अगला जो पद निकला उसमें डी जोड़ दिए तो 5 में 3 जोड़े तो क्या 8, फिर अगला पद क्या है, इन दोनों का डिफरेंट कितना निकला 3, इन दोनों का डिफरेंट कितना निकला 3, इन दोनों का डिफरेंट नहीं अंतर कितना निकला 3, इन दोनों का अंतर कितना निकला 3, अंतर 3 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखेंगे त्रिभुज से क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, ये त्रिभुज ABC है, एक ट्रायंगल है ABC, और ये डी समांतर कितना किसका है BC, तो ठीक ना। AD का मान दिया होगा 6, DB का मान दिया होगा 6, 12, और AC का मान दिया होगा 3, और पूछेगा EC का मान क्या होगा, AC का मान बताओ क्या होगा, ठीक ना। इससे पहले आपको दिया होगा DE समांतर किसका BC का दिया है। अब बताइए आप ही, जब भी DE समांतर BC है यानी ये समांतर इसका है, तो थेल्स पर में क्या कहता है AD बटे DB और AE बटे क्या AC, ठीक ना। ये कौन कहता है, ये कहते हैं थेल्स पर में, कौन कहता है थेल्स।
ठीक ना। ए डी का मान हमको पता है कितना है 6, तो यहाँ लिख दीजिए 6। डी बी का मान कितना है तो 12, लिख दीजिए 12। ए का मान कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं। इसी का मान कितना है वाट, ठीक ना। इसी का मान इसी दे दीजिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, कोना कोने गुना करिए। तो कितना हो जाएगा 6 इसी बराबर 12, तो यह क्या हो जाएगा 36, और यह हो जाएगा इसी बराबर 36 बट्टे हो जाएगा 6, तो 6 क्या हो जाएगा 36। तो इसी का मान कितना निकल गया 6, तो इसी का मान कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये होगा आपका 6 सेंटीमीटर। अब निर्देशांक ज्यामिति इससे क्वेश्चन बनेगा क्या, इससे क्वेश्चन भुज और कोटि से क्वेश्चन बनेगा। इसमें बताइए भुज का मान क्या होगा, इसमें पूछेगा भुज का मान। तो ये होता है एक्स वाला को क्या कहा जाता है भुज, और वाई वाला को क्या कहा जाता है कोटि कहा जाता है। एक्स को क्या कहा जाता है भुज, और वाई को क्या कहा जाता है कोटि कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक चीज़ और बताइए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 6 और 5, 6 और चेंज कर देते हैं 8 में x का मान 6 और y का मान 8 है, तो हमने कहा क्या कहा x वाला को क्या कहा जाता है भुज, y वाला को क्या कहा जाता है कोटि कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ इसमें ये पूछे x से दूरी क्या कहलाएगा, तो x से दूरी y वाला क्या कहला जाएगा 8, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो x का दूरी y कहलाएगा, y का दूरी x कहलाएगा, ये याद रखिए, ठीक ना। भुज कोटि में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और इसमें से क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि 2 और 3 किस पाद में है, ये या तो किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश। ये 2 क्वेश्चन इसमें से आएगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको पता होगा प्रथम प्लस प्लस जो है वो प्रथम पद में होता है, प्रथम पद में होता है प्लस प्लस, ठीक ना। इसी प्रकार से माइनस और प्लस जो होगा वो माइनस प्लस हो जाएगा आपका द्वितीय पद में, ठीक ना, द्वितीय पद में, ठीक ना। अगर इसी प्रकार से 3 और -5 दोनों अगर माइनस में है तो माइनस क्या हो जाएगा तृतीय पद, क्या हो जाएगा तृतीय पद, क्या हो जाएगा तृतीय पद, कोई दिक्कत नहीं। अगर हो जाएगा प्लस और फिर माइनस, अगर प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा चतुर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा चतुर्थ। एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं, प्लस प्लस होगा प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा प्रथम पाद में, ठीक ना, क्या हो जाएगा प्रथम पाद में। अगर माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा द्वितीय पाद में, अगर माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा तृतीय पाद में, अगर प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा चतुर्थ पाद में। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए बड़े ध्यान से सही टिक करके आइएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इसमें से सीधा एक क्वेश्चन पूछता है एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा। तो एक्स अक्ष निर्देशांक क्या होगा एक्स और 0। इसमें सीधा पूछेगा वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष का निर्देशांक होगा 0 और वाई, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये पूछेगा x बराबर 2 का ग्राफ कैसा है, x बराबर 2 का ग्राफ कैसा है। तो देखिए ग्राफ ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, 1 और 2, ठीक ना, x बराबर 2। तो x बराबर 2 जो जाएगा वो क्या निकला y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। तो x बराबर 2 क्या है y अक्ष के क्या निकला समांतर, ठीक ना। इसी प्रकार से अगर आपको पूछे y बराबर 6, इसका ग्राफ बताइए क्या होगा, इसका क्या पूछेगा ग्राफ बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका ग्राफ y बराबर कितना बोले 6, तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो इसमें ध्यान से देखिए y बराबर जो 6 है, तो यहाँ अगर कोई मान खींचेंगे तो क्या x अक्ष समांतर है कि नहीं, तो ये हो जाएगा x अक्ष के समांतर, क्या हो जाएगा x अक्ष के समांतर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे x का मान 6 y का मान 4, इनका बताइए ग्राफ क्या होगा। तो x का मान 6 y का मान क्या है 4, x का मान 6 1 2 3 4 5 6, x का मान 6 हो गया, ठीक है ना। y का मान कितना है 4, तो 1 2 3 4। अब इन x का मान 6 तो x का मान हो गया 6, y का मान 4 तो y का मान 4, ये हो गया। तो देखिए ये क्या है एक दूसरे का
लंबवत। क्या है? एक दूसरे के लंबवत, ऐसे है ना, एक दूसरे के लंबवत। ये हो गया। इनका अगर ग्राफ आपसे पूछे तो इसमें ऑप्शन में होगा एक दूसरे के लंबवत। क्या हो जाएगा? एक दूसरे के लंबवत। दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। पूछेगा बिंदु 6 और -5 का x का नियमांक है, x का नियमांक है। देखिए x का नियमांक मैंने x का मान पूछ रहे हैं, सिंपल सा। तो x का मान कितना है? x का मान 6 है, ये हो गया x। अगर इसमें y का मान पूछते, y का मान, ये x का मान पूछा तो x का नियमांक 6 निकला, y का नियमांक पूछता तो y का नियमांक कितना निकला? -5 निकलता। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछता है। 6 और 3, 6 और 3, एक बिंदु और दूसरा बिंदु दे देगा 3 और 5, कोई भी हो, ठीक ना, ये 1 और b, ठीक ना। इसका पूछेगा बीच की दूरी क्या होगा। बीच की दूरी कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो ये क्वेश्चन नहीं बना, ये प्रत्येक साल इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो बीच की दूरी क्या होता है? फार्मूला पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2 कितना है? 3, x1 कितना है? 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 है 5, और y1 कितना है? y1 कितना है? 6, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है ना, बाद में करेंगे। 6 में से 5 में 6 गया तो क्या होगा? -1 स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 के स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा? √2। तो बीच की दूरी क्या निकल गया? √2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन मूल बिंदु से जरूर एक क्वेश्चन आता है, जो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 और 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मूल बिंदु से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। मूल बिंदु से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? 2 और 3 के मूल बिंदु, 2 और 3 के मूल बिंदु की दूरी क्या होगा? मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी, ठीक ना। देखिए, मूल बिंदु की दूरी का एक फार्मूला होता है, मूल x² और y² √x² जोड़ y²। तो वही फार्मूला और बैठाइए, x² + y²। तो x का मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, y का मान कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। तो 2 दूना कितना हो गया? 4, 3 दिया क्या हो जाएगा? 9। तो 9 और 4 कितना हो गया? 13। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछेगा, त्रिकोणमिति से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है sin 60 डिग्री का मान क्या होगा। मान वाला क्वेश्चन जरूर 1 नंबर का मिलेगा। तो sin 60 डिग्री का मान आपको पता होगा, √3 बटे क्या होता है? 2। अब बताइए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो cos 30 डिग्री का मान √3 बटा क्या होता है? 2। आपको पता होगा tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होगा, ठीक ना। मेरे साथ बोलिए tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो tan 30 डिग्री का मान 1 बटा क्या होगा? √3। मेरे साथ बोलिए cosec 60 डिग्री का मान क्या होगा? आपको पता होगा sin 60 डिग्री का मान √3 बटा 2, इसको उल्टा कर देंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा? √3। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछेंगे sec 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos का उल्टा क्या होता है? sec। जब sec 30 डिग्री का मान √3 बटा 2 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 बटा √3। कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे नहीं भी होना चाहिए। मान वाला एक बार देख लीजिए, क्योंकि 1 नंबर में इसका सॉलिड पूछता है। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। tan थीटा बराबर 12/5 है, तो sin थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं। ये हो गया b, ये हो गया c। देखो, लंब बट्टे क्या होता है? आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है? 12, आधार कितना है? 5। अब AC क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे? तो 12 के स्क्वायर, अब प्लस क्या निकालेंगे? 5 के स्क्वायर। तो 12 12 क्या हो जाएगा? 144, अब 25 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे तो 169 होगा। 169 को वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
अब देखिए साइन थीटा का मान पूछ रहे हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा 12 और कर्ण क्या हो जाएगा 13, तो बराबर बट्टे क्या हो जाएगा। अगर इसमें पूछता कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। कुछ भी पूछता तो इसी हिसाब से सब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन पूछेगा साइन ए गुने कौशिक ए, इसका मान बताओ क्या होगा। तो सिंपल है, साइन ए और कौशिक को उल्टा करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक ना। साइन ए कट गया तो ए गुने एक क्या निकलेगा ए, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा कौशिक ए गुने साइन ए, इनका मान सॉरी यही तो है, इनका मान क्या होगा। तो अभी देखिए क्या होगा, एक आपसे पूछेगा कौशिक गुने सेक ए, इनका मान क्या होगा। तो आपको पता होगा चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए, कोई भी दोनों में चेंज कर देंगे, इसका चेंज कर दीजिए ना। तो कौशिक का मान कितना है 1/सेक ए, क्या हो जाएगा सेक ए। सेक ए से काट देंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा। चलिए tan ए 49 और cot ए 41, इनका पूछेगा मान क्या होगा। तो सिंपल है, तो tan किसका पूरक होता है cot का। तो इसमें लिख देंगे tan 90 माइनस 41 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 49 बट्टा जो है 41, ये हो जाएगा tan बदल जाएगा cot में, जो थीटा का मान 41 है तो 41 cot 41 तो 41, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1। यही अगर पूछता tan साइन 18 बट्टे क्या कॉस 72, तो इनका मान क्या होगा। तो सिंपल है, टू साइन ए 90 माइनस क्या हो जाएगा 72, तो 18 होगा बट्टे क्या हो जाएगा कॉस 72, तो क्या हो जाएगा टू साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, तो 2 कॉस क्या हो जाएगा 72, जो थीटा का मान होता है बट्टे कॉस 72। तो कॉस 72 कट के 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होना चाहिए। क्वेश्चन है ये VBA क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसी पैटर्न रहेगा सेम रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर रहेगा ही। एक 12 मीटर ऊंचे खंभा है, एक खंभा कैसे 12 मीटर कैसे ऊंचा है, ये खंभा जो है खड़ा है 12 मीटर ऊंचा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़मीन पर पड़ती है, ये जो है ज़मीन पर इस प्रकार से पड़ती है, ये ज़मीन पर इस प्रकार से पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। ज़मीन को पे जो पड़ती है इनकी लंबाई 4√3 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूर्य का यहाँ जो सूर्य है इस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, इसका मतलब थीटा का मान पूछ रहे हैं क्या होगा। तो सिंपल है, ठीक ना। लंब बटे आधार दिया है, तो लंब बटे आधार किसका देते हैं टेन थीटा को होता है लंब बटे, टेन थीटा बराबर क्या है लंब कितना है 12 और आधार कितना है 4/√3, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 4/√3, इसको परमेकरण करेंगे तो √3 बटे क्या हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3√3/3, √3 क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल क्या हो जाएगा √3, यानी टेन थीटा का मान कितना निकल गया √3। तो इसमें क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर √3, यानी टेन 60 डिग्री का मान होता है, 10 से 10 काट देंगे थीटा का मान कितना हो जाएगा 60। तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा 60 करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब विड्थ से भी कई क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि एक विड्थ है, ये क्या है विड्थ, ये विड्थ की क्या है ये जीवा है, विड्थ की क्या है ये जीवा है, ठीक ना। ये भी विड्थ का क्या है जीवा, ये विड्थ की जीवा, ये भी विड्थ की जीवा, ये भी विड्थ की जीवा है, ये भी विड्थ की जीवा, ये भी विड्थ की जीवा। विड्थ की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, विड्थ की सबसे बड़ी जीवा, विड्थ की सबसे बड़ी जीवा, विड्थ की जो सबसे बड़ी जीवा होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है व्यास कहा जाता है। विड्थ की जो सबसे बड़ी जीवा होता है क्या क्या कहलाता है व्यास, ठीक कोई दिक्कत नहीं। इस एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन, एक विड्थ है तो एक विड्थ पर कितने आसपास रेखा होगा, एक विड्थ पर कितने स्पर्श रेखा, कितने स्पर्श रेखा होगा, बताइए आप कितने स्पर्श रेखा होगा। क्वेश्चन पूछेगा एक विड्थ
के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होगा, कितनी स्पर्श रेखा होगा। तीसरा क्वेश्चन इससे एक बनता है, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन, एक वृत्त पर कितने समांतर रेखा होते हैं, कितने समांतर स्पर्श रेखा होते हैं, स्पर्श रेखा होते हैं, ठीक ना। चौथा, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना, कोण बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, बनता है। इस चारों में से पहला देखिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, एक वृत्त है तो 1 2 3 4 5 6, बड़ा वृत्त होगा तो 7 8 10 15 20 में कोई लिमिट नहीं है, तो इसका क्या आंसर निकलेगा, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा। ऑप्शन में देता है अनेक या अनंत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला क्लियर होगा। दूसरा, एक वृत्त पर कितनी, एक वृत्त के एक बिंदु पर, चलिए एक वृत्त है, एक बिंदु है, तो एक वृत्त के एक बिंदु पर एक ही ना बनेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा है, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से, चलिए एक वृत्त है, चलिए बाह्य बिंदु ये हो गया, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से कितना खींचा गया, 2 खींचा गया, कितना, 1 और 2, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है, एक वृत्त के जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा उसकी लंबाई अगर बात की जाए 6 सेंटीमीटर, तो दूसरे स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो, दूसरे स्पर्श रेखा की लंबाई, तो बताओ एक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हुआ तो दूसरे का 6 ही ना होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं, दोनों समान होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये भी खत्म। एक वृत्त की स्पर्श रेखा 6 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा भी क्या होगा, 6 ही सेंटीमीटर। ऑप्शन में देगा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, क्या मारेगा 6 सेंटीमीटर, कहीं बदल देगा, यहाँ एक वृत्त का स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर, दूसरे 8 ही होगा। क्लियर हो गया। एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखा, चलिए एक वृत्त है तो एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा 2 ही ना खींच सकते हैं, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 2। बाह्य बिंदु से कितना, 2। चलिए वृत्त के केंद्र पर, ये वृत्त है तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री, तो इनका क्या हो जाएगा 360 डिग्री। पहला क्वेश्चन क्या था, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो एक वृत्त पर अनेक या अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त के एक बिंदु पर कितने, तो एक वृत्त के एक बिंदु पर एक ही, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने, तो 2। एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखा हो सकती है, 2 होती है, 2। एक वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है, तो 360। एक वृत्त का स्पर्श रेखा 6 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त के दूसरे स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा, 6 ही सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं, वृत्त से कोई भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन जरूर मार दीजिएगा। पहले हमने क्या बताया, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होता है उनको क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, क्या। चलिए क्वेश्चन आएगा, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या देखो, परिधि कितना है 64, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो 2πr का मान कितना है 44, 64 बोल दिए सॉरी, तो r बराबर क्या हो जाएगा 44 बटे क्या हो जाएगा 2π, ठीक ना। r का मान क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक ना, 2 दूना 4, 22 बटे क्या हो जाएगा पाई, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो r बराबर 22 बटे पाई है ना, तो पाई का मान 22 बटा क्या हो जाएगा 7, तो 7 22 बटे 7 होता है, 7 चल गया ऊपर, 22 से 22 काट देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 22 से 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं भी होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन है 6 और 8 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 6 और 8 का क्या होगा वर्ग चिन्ह, तो 6 + 8 बटे क्या कर देंगे 2, क्योंकि वर्ग चिन्ह बराबर उस सीमा जो निम्न सीमा बटे 2, तो क्या उस सीमा जो निम्न सीमा बटे 2, 8 से 14 बटे 2 क्या हो जाएगा 7, ठीक ना। इसी प्रकार से पूछेगा
8 और 12 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे क्या हो जाता है? 2। तो उच्च सीमा हो गया 12 + 8 बटे क्या हो जाएगा? 2। तो 12 8 20, 20 बटे 2 यानी क्या हो जाएगा? 10। आशा करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, अंत तक वीडियो में रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे इसी प्रकार, आगे जो है और वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक ना। इसको एक बार अगर समझ में आपको नहीं आता है तो एक बार और रिकॉल करके दोबारा देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में जो भी मैथ का एग्ज़ाम आने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक ना। अब सब्जेक्टिव का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।